हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। टुडे इज़ 3rd ऑफ मे। आज न्यूज़पेपर में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट आई है, जो एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो पहली न्यूज़ है इसमें है नो वन कैन बी फोर्स टू गेट वैक्सीनेटेड, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, पहले आपने सुना होगा कि क्या हो रहा था कई स्टेट्स में और कई स्टेट्स में और कई यूटीज़ में कुछ ऐसी प्रोविज़न्स डाल दी गई थी कि अगर कोई बंदा वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको जो वेलफेयर चीज़ें सरकार की तरफ से चलती हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं या फिर फ्रीडम टू मूवमेंट है, वो उनकी रोक दी जाती थी कि भाई आप यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते, या फिर अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको ये वाली वेलफेयर जो पॉलिसी है वो नहीं मिलेगी, या फिर जो भी पीडीएस हो गया, कुछ भी हो गया। तो उसकी वजह से यहाँ पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी कि वैक्सीनेट करवाना ही करवाना है। और ये चीज़ तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बोलेगी। नंबर 2, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ओपिनियन दैट बॉडीली जो इंटीग्रिटी है वो प्रोटेक्टेड अंडर दी आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 इतना बड़ा आर्टिकल है जिसका नाम है राइट टू लाइफ आर्टिकल, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू बी वैक्सीनेटेड। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है जो बॉडीली इंडिविजुअली रहती है, जो बॉडीली इंडिविजुअलिटी रहती है या फिर बॉडीली इंडिविजुअल है, वो इंटीग्रिटी है, जो उसका मतलब क्या है कि भाई राइट टू लाइफ, है ना, आर्टिकल 21 के अंडर आती है। एंड दैट्स वाई यू कैन नॉट फोर्स एनी वन फॉर दी वैक्सीनेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहली यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ है आज की डेट में जो कि आपने याद रखनी है। ये देखिएगा, पर्सनल ऑटोनॉमी ऑफ एन इंडिविजुअल विच इज़ रिकग्नाइज्ड फैसेट ऑफ द प्रोटेक्शन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21 encompasses the right to refuse to undergo any medical treatment in the sphere of individual health। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आर्टिकल 21 के अंदर बॉडीली जो इंटीग्रिटी है उसको एक बिहाफ मान के, उसको एक ग्राउंड मान के उन्होंने बोला है कि यू कैन नॉट फोर्स एनी वन टू बी वैक्सीनेटेड। नंबर 2 जो न्यूज़ है वो क्या है, ईसी सेंड्स नोटिस टू सॉरन ओवर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एलिगेशन। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने झारखंड के चीफ मिनिस्टर को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने बोला है कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होने की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, देखिए, पहले तो चलो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाद में देखते हैं। ये चार्ज उन पे क्या लगाया गया है कि ऑफिस ऑफ चार्ज अगेंस्ट हिम फॉर अलॉटमेंट ऑफ माइनिंग लीज इन हिज नेम लास्ट ईयर उन्होंने अपने नाम पे कोई माइनिंग लीज जो है ली है, तो जिसकी वजह से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि वो अभी फिलहाल सीएम की पोस्ट पे बैठे हैं। ठीक है जी। और अंडर सेक्शन 9A, ठीक है, जो सेक्शन 9A है किस चीज़ का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, तो वो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकते हैं बाय एंटरिंग इनटू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, फॉर एंटरिंग इनटू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हमें और क्या पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कभी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था जिसका नाम था प्रद्युत बरदोली वर्सेस वपन रॉय 2021, जिसमें उन्होंने एक मेजर प्रिंसिपल्स बताए कि किसी भी ऑफिस को आप किस तरह से डिटरमिन कर सकते हो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। और अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को करेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे अट्रैक्ट हो सकती है, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन वहाँ पे हो सकती है। उसमें नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो गवर्नमेंट है उस पोजीशन पे उसका कंट्रोल है ओवर द अपॉइंटमेंट, रिमूवल और परफॉर्मेंस। तो वो वाला ऑफिस क्या होएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होएगा। देखिए, सपोज कि आपने कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हो आप, ठीक है जी, आप चीफ मिनिस्टर हो, आप कोई मिनिस्टर हो, आप कोई एमएलए हो, तो अगर आप ये सारी चीज़ें हो, उसके बाद भी आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किस तरह से पता लगाया जाएगा कि अगर वो ऑफिस पे कंट्रोल है किस बंदे का, गवर्नमेंट का, अपॉइंटमेंट में, रिमूवल पे और परफॉर्मेंस पे। नंबर 2, अगर उस ऑफिस के पीछे कोई रेम्यूनरेशन जुड़ी हुई है कि कोई आपको पैसा या कुछ भी मिलेगा, चाहे उसकी इंटेंशन ही हो, चाहे आपको मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, अगर उसकी इंटेंशन भी है तभी आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आएगा। नंबर 3, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज़ द गवर्नमेंट पावर्स। ठीक है जी, जो ऑफिस आपके पास है इस टाइम पे, क्या उसके पास गवर्नमेंट पावर्स हैं, जैसे कि मनी को रिलीज़ करना, अलॉटमेंट ऑफ लैंड हो गया, है ना, या फिर ग्रांटिंग लाइसेंसेस हो गए। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, ग्रांटिंग लाइसेंसेस, अगर ये चीज़ें भी यहाँ पे आते हैं तो थर्ड पॉइंट ये कहलाता है कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आएगा।
फिर फोर्थली यहाँ पे आता है वेदर द ऑफिस इनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज। ये हमारा क्या आता है फोर्थ पॉइंट। तो ये अगर यहाँ पे होगा तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर आएगा। और डिस्क्वालिफिकेशन जो भी है बंदा, चाहे वो एमएलए, चाहे वो मिनिस्टर, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, उसकी क्या हो जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन होनी बनती है। फिर उसके बाद में जो थर्ड न्यूज़ है आज की डेट में वो है मैन्युफैक्चरिंग क्विकन्स इनपुट कॉस्ट राइज शोज पीएमआई। जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वहाँ पे ये हमें पता चला कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा राइज होता दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, लास्ट मंथ 54.7 था, सॉरी इस टाइम पे 54.7 है और लास्ट मंथ ये कितना था 54। अभी इसमें होता क्या क्या है, एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, जब इसका ना एक बेस मान लिया हमने 50, अगर 50 से ऊपर जाती है इसकी रैंकिंग तो वो होता है एक्सपेंशनरी, मतलब एक्सपेंशन हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। अगर 50 से नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो भी आपका बिजनेस है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं पहली चीज़ कि भाई ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिएगा पीएमआई होती क्या है। देखिए परचेजिंग मैनेजर जो इंडेक्स है ये एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। ये सर्वे है बेस्ड मेजर दैट आस्क द रेस्पोंडेंट्स अबाउट चेंजेस इन देयर परसेप्शन अबाउट की बिजनेसेस वेरिएबल्स एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस मंथ। ये हमें पता होना चाहिए पीएमआई के बारे में। नंबर 2 यहाँ पे हम बात करें अगर कि पीएमआई की रेंज रहती है 0 to 100। जैसे मैंने आपको बताया अगर 50 है तो कोई चेंज नहीं आया तो मतलब न्यूट्रल है, 50 से ऊपर एक्सपेंशन है, 50 से नीचे है कॉन्ट्रैक्शन है। और यही चीज़ आपने याद रखनी है। और ये हर एक मंथ स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ये जो पीएमआई है वो रिलीज़ किया जाता है। तो आपने चीज़ को इसको याद रखना है कि किस तरह से हमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में यहाँ पर पता चलता है। ठीक है जी, अब आगे अगर हम बात करते हैं ये जो चीज़ है S&P ग्लोबल इंडिया है जो वो रिलीज़ करती है, S&P ग्लोबल इंडिया जो कि मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स को रिलीज़ करती है। फिर आगे चलते हैं, डिसाइड ऑन दी मर्सी प्ली ऑफ दी राजोआना सुप्रीम कोर्ट हेल्थ सेंटर। देखिए ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको बताना भूल गया, ये वाला टॉपिक इज रिलेटेड टू GS2 है ना, पॉलिटी। देन EC सेंड्स नोटिस, देन दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू GS2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक्स एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू अगेन GS2 मर्सी प्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर है सुप्रीम कोर्ट है उन सेंटर को बोला है कि आप जो मर्सी प्ली है राजोआना की, ठीक है जी, तो उस पर आप गौर कीजिए, उस पर आप देखिए कि उनको देनी है या नहीं देनी है, उसको क्लियर कट बता दीजिए। अभी राजोआना जो एक पर्सन है वो जेल में है। ये मर्सी पिटीशन उन्होंने फाइल की थी 2012 में। ठीक है जी, और ये जेल में है क्यों उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि बलवंत सिंह राजोआना सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर द असैसिनेशन ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह। लेकिन ये जो राजोआना साहब हैं ये बोलते हैं कि भाई मैं कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसका रीज़न क्या है कि उन्होंने बोला बेअंत सिंह के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ऐसे लोग थे जिनको बिना मतलब से गायब कर दिया गया। ठीक है, जिनका पता ही नहीं चला, जो जवान लोग थे पंजाब के, जो नौजवान थे उनका पता ही नहीं चला कहाँ पे गायब हो गए, पुलिस कस्टडी में से गायब कर दिया गया, बहुत चीज़ें हुई है। तो उस टाइम पे इस वजह से ये चीज़ों को बोल रहे हैं। चलो ये इनका स्टांस है, ठीक है जी, क्या गलत है क्या सही है वो तो हम कुछ इस तरह से डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसके बारे में और देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि आर्टिकल जो 72 है वहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है, वो पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है और रिमिशन कर सकता है पनिशमेंट को। ठीक है जी, और ये जो चीज़ है वेयर दी पनिशमेंट और सेंटेंस जो है कि रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं सेंटेंस को ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। और इसमें और जो चीज़ आपने याद रखनी, इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। मतलब जिस केस पे यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर वहाँ पे उस केसेस पे जाती है, वहाँ पे ये वाले जो लोग हैं, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जी हैं वो पार्डन कर सकते हैं आर्टिकल 72 के अंदर। इन ऑल द केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, उस केस में वो कर सकते हैं जहाँ पे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ऑफ डेथ है। अगर ये चीज़ होती है तो वो इन चीज़ों में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अभी अगर हम इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन लें, पार्डन होता क्या है? पार्डन होता है एब्सोल्यूट फ्री कर देना कि भाई ठीक है नॉर्मल सिटीजन की तरह आप जी सकते हो, ये हमने आपको पार्डन कर दिया। नंबर 2 होता है कम्यूट। कम्यूट का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट है उसको थोड़ा सा सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ले आना। मतलब सपोज कर लो कि कोई डेथ सेंटेंस मिली हुई है या फिर है ना डेथ सेंटेंस मिली हुई है, उसको थोड़ा उसका जो लेसर फॉर्म है, उसकी जो नेचर है उसका जो लेसर फॉर्म है उसको ले आना, लेस हार्श वन कर देना, लेस हार्श करना, वो होता है कम्यूट।
रिमीशन में अगर मैं बात करूं तो जो पनिशमेंट है वो कम तो कर दी जाती है, लेकिन जो नेचर है उस पनिशमेंट की वो सेम ही रहेगी। सो फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट टू 10 ईयर्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसकी नेचर सेम रहेगी, लेकिन जो 20 साल से 10 साल मैं कर दूंगा यहाँ पे, ये मैंने एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है। फिर उसके बाद में एक आता है रिप्राइव। रिप्राइव में हम क्या कर देते हैं डिले कर देते हैं कुछ भी एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस। तो डिले करने से होगा क्या कि उनको टाइम मिल जाता है कि कई बार जो गिल्टी पर्सन है वो अपनी इनोसेंस को प्रूव कर पाए। फिर लास्ट में अगर हम बात करें रिस्पाइट, रिस्पाइट में क्या है, डिग्री ऑफ जो पनिशमेंट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। उस चीज़ का रीज़न क्या है, कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गया, ओल्ड एज हो गया, एटसेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नॉर्थ में गेट रिस्पाइट फ्रॉम हीट। ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS1, और ये चीज़ किसने बोली है, IMD ने। अभी IMD के बारे में लास्ट मंथ में हम 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो IMD है वो बिफोर इंडिपेंडेंस बना था या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था। ठीक है, ये चीज़ आपने पक्का बतानी है कि जो IMD है वो बिफोर इंडिपेंडेंस इस्टेब्लिश हुआ था या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये चीज़ आपने प्रॉपर तरीके से बतानी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है अबाउट कि किस तरह से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं यहाँ पे GST के सिग्नल्स के बारे में हमने बताना है। नाउ दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू GS3 एंड एज वेल एज GS2 बिकॉज ऑफ द सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस। GS3 माने इकोनॉमिक्स एंड GS2 माने पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले आज हमें क्या पता चलता है कि जो GST है उसकी जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हमें दिखाई दे रही है, जो कि 1.67 लाख करोड़, जो कि हाईएस्ट था वाया वाइड मार्जिन, यहाँ पे हमें पता लग रहा है। लास्ट 5 इयर्स में जब से ये कमेंसमेंट हुई है GST की, जब से हम लिवाई करना स्टार्ट किया है हमने, ये इतनी जो वो कहते हैं कि कलेक्शन नहीं हुई, तो वो 1.67 लाख करोड़ अभी हमें देखने को मिल रही है। सो ये जो 20% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपटिक दिस अप्रैल कुड बी सीन एज comforting signal about 2022-23 revenue prospect for the policy maker at the center and the state। वो कहते हैं अगर ये इंक्रीज हो रहा है बहुत अच्छे वे से, तो सेंटर और स्टेट के लिए एक राहत की बात है बहुत, कि उनका जो रेवेन्यू है, उनके जो रिसिप्ट्स हैं वो यहाँ पे आते दिखाई हमें देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो GST इससे पहले जो कलेक्शन हो रही थी वो बहुत कम हो रही थी, और जिसकी वजह से जो सरकार है, सेंटर है, देखिए जब GST हमने इम्प्लीमेंट करना था तो सेंटर की गवर्नमेंट ने ये बोला था स्टेट को कि आप इसको इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प कीजिए। अगर आपका कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है ना, कि स्टेट के पास पावर थी पहले तो टैक्स लगाने की, तो स्टेट को बोला गया अगर आपका कोई भी रेवेन्यू लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, आपको कंपनसेट करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है जी, तो इस चीज़ को देखते हुए कंपनसेशन लिवाइज विल परसिस्ट टिल एट द लीज एटलीस्ट, मतलब यहाँ पे जो चीज़ थी, लेकिन वो कलेक्शन तो हो नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से उनकी जो ट्रेजरी थी वो खाली पड़ी थी। लेकिन जो कंपनसेशन सेस है यहाँ पे अभी तक लगाते रहेंगे, वो लगाया ही जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम बात कर रहे थे कोविड-19 के बारे में, लॉकडाउन के बारे में, तो उस टाइम पे एक फंड, मेजर फंड था जो वो दिया गया था स्टेट को, और स्टेट्स को बोला गया था कि आपने इस चीज़ के अगर पैसे वापस नहीं करने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे करके इसको सेस, जो कंपनसेशन सेस है उसमें धीरे धीरे करके डालते रहेंगे। सो कंपनसेशन सेस इसी वजह से वो कहते, चाहे वो बम्पर यहाँ पे कलेक्शन होगी हो, लेकिन कंपनसेशन सेस है जो वो मार्च 2026 तक लोगों पे लगता ही रहेगा, और उससे जो स्टेट्स है उनको बेनिफिट देने की जो सेंट्रल सरकार है वो कोशिश करेगी। So, Finance Ministry has blamed inadequate balance in the compensation cess fund and promised to pay up as and when the requisite cess accrues। तो accrues, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि भाई GST जो रेट है या कुछ भी चीज़ें हैं, यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से बोला जा रहा है कि कलेक्शन के बावजूद भी, मैं आपको बता दूँ इसको अगर कंक्लूड करें कि कलेक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन कलेक्शन होने के बावजूद भी हमें कंपनसेशन जो सेस है उसको अभी कंटिन्यू करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, लॉकडाउन के टाइम पीरियड पर एक अच्छा जो फंड है वो हमने स्टेट्स को दिया था, तो उसकी वजह से जो कंपनसेशन सेस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया कि जब GST इंप्लीमेंट हुआ तो उस टाइम पे उनसे वादा किया गया था कि कंपनसेशन जो सेस है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो है नो शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, नो शॉर्ट सर्किट्स, ये EV के बारे में बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। नाउ दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू GS3
एज वेल एज GS3 अगेन अलग अलग टॉपिक है। GS3 में इकॉनमी एज वेल एज विद द इन्वायरमेंटल सेक्शन, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है। अभी एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया है जो कि देखेंगे कि क्यों इतने जो ब्लास्ट टाइप चीज़ें हुई हैं, जो सर्किट्स हुए, शॉर्ट सर्किट हुए हैं, जिसमें ब्लास्ट काइंड ऑफ चीज़ें हुई हैं, जिसमें जो स्कूटीज़ हैं वो फटी गई हैं, तो उसमें क्या कंडीशंस है, या एक्सपर्ट पैनल है वो उसको एक अच्छे वे से देखेगा कि क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। सो जो EV है वो इंक्रीजिंगली बिकम अ वायबल ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस, है ना, जिसमें हमें पता चल रहा है कि 11 लाख से जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक या बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं इंडिया में रजिस्टर हो चुके हैं। और ये डेटाबेस है वाहन डेटाबेस अप्रैल 2022, जिससे हमें पता चलता है कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ EVs है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, वो जो है तेज़ी से आगे बढ़ती हमें दिखाई दे रही है। उस चीज़ का एक रीज़न ये भी है कि जो लिथियम आयन बैटरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है, जो उनका प्राइस है वो सस्ता होता हमें दिखाई दे रहा है, एस्टिमेटेड 89% सिंस 2010। और जिस चीज़ की वजह से जो व्हीकल्स है उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो डिमांड है वो आज की डेट में हमारी मार्केट में इंक्रीज़ होती दिखाई दे रही है। सो अगर हम बात करते हैं कि टू इंसेंटिवाइज द शिफ्ट टू EVs, ये जो मैन्युफैक्चर है फॉर द कमर्शियल यूज़ अंडरगोन एन एक्सीलरेशन विद एन इंक्रीज इन द इंडिजिनस कंपनीज इन द इंडियन मार्केट एज वेल। तो अगर हम बात करते हैं कि लाइन बैटरीज की, तो ये कोर ऑफ द टेक्नोलॉजी है, सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस हैं। तो अगर ये इनबिल्ट सेफगार्ड्स अगर हम नहीं लगाएंगे, तो अगर इस तरह के ब्लास्ट या फिर कुछ भी होता रहेगा, तो जो लोगों का विश्वास है, EVs इतने ज़्यादा 11 लाख अगर गए भी हैं तो वो उससे भी कम जो है वो जाएंगे, या फिर बिल्कुल भी जाना जो है वो बंद कर देंगे। यहाँ पे बैटरी फायर होती क्यों है, यहाँ पे बोला गया है कन्वर्जेंस ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल एंड द कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइसेज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट दिस। ये कंट्रोल्ड, ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस हैं, इसमें क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, है ना, इस तरह की चीज़ें आती हैं। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, तो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, या फिर उसको डिवाइड करने वाली चीज़ें होगी। अगर वो अच्छे वे से यहाँ पे लगा देंगे, एक इंजीनियरिंग अच्छे वे से लगाएंगे, तो ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, कोई भी चीज़ें हो रही है वो बंद हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे चीज़ बोली जा रही है। एंड नितिन गडकरी ने ये भी बोला, नितिन गडकरी जी ने, कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विल इशू गाइडलाइंस फॉर द EVs विच वुड इंक्लूड द टेस्ट फॉर कंप्लायंस विद स्पेसिफिक सेफ्टी नॉर्म्स। तो ये जो 2 आर्टिकल थे हमने डिस्कस किए, इसमें नंबर 1 आर्टिकल इज़ अबाउट GST एंड नंबर 2 इज़ दी नो शॉर्ट सर्किट। अभी तीसरे आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमने डिस्कस नहीं करना क्योंकि हमारे ये काम का नहीं है। एंड ए ग्रैंड ओल्ड पार्टी द डिमांडिंग पाथ टू इट्स रिवाइवल, ये कांग्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे वैसे तो GS2 से रिलेटेड है विच इज़ पॉलिटी, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। फिर आगे आता है DC एंड दिल्ली एंगेजमेंट अ 2-वे स्ट्रीट। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूँ कि यहाँ पे इल्हान ओमार करके वीमेन है जो कि USA कांग्रेस में है, ठीक है जी। उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया, तो पाकिस्तान के ट्रिप पे उन्होंने POK को भी विजिट किया, जिसकी वजह से इंडिया कंडेम कर रहा है। तो ये आर्टिकल अभी आज के लिए हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक अच्छे वे से मुझे लगता है कि जितना डिटेल में POK के बारे में, इंडिया के रिलेशन में बारे में बताना चाहिए, उससे ज़्यादा US और पाकिस्तान का जो चीज़ें हैं उसके बारे में बताया गया है। तो एक दिन या 2 दिन वेट कर लेते हैं, अगर कोई आर्टिकल या एडिटोरियल इसके जैसा आता है तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इसी एडिटोरियल को दोबारा से डिस्कस कर दिया जाएगा। एंड दिस एडिटोरियल बिलोंग्स टू GS2 IR इंटरनेशनल रिलेशंस। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे ये सेम आर्टिकल है जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, डेथ एंड पेन्स ऑफ डेथ रो बलवंत सिंह राजवाना डेथ सेंटेंस, ठीक है। तो ये सेम है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो मर्सी पिटीशन है वो 2010 में यहाँ पे फाइल की गई थी, जिसका कोई जो जवाब है, 2012 में फाइल की गई थी, जिसका जो कोई जवाब अभी तक नहीं हमें दिखाई दे रहा। आगे देखते हैं, आगे ये कुछ डेटा दिया गया है कि GDP किस तरह से बढ़ रही है, कुछ भी है, तो इसमें आगे चलते हैं जी। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो किस चीज़ के बारे में है, द डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसमें जो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे वो आपको पूरा ऊपर वे से याद रहना चाहिए, वो प्रीलिम्स में आ सकता है। नाउ दिस टॉपिक अगेन रिलेटेड टू GS2 पॉलिटी विच इज़ और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कोई हिंदी एक्टर है जिन्होंने बोला हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे फिर एक वजह से हो जाती है, जिसमें हमें पता है कि भाई नो नेशनल लैंग्वेज, कई लोगों ने बोला कि कोई नेशनल लैंग्वेज तो है ही नहीं, हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑफ द यूनियन जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। सो उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज जो हिंदी है उसके साथ में हमने इंग्लिश को कंटिन्यू करने के लिए बोला था टू बी यूज फॉर दी 15 ईयर्स। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस टाइम पे बातें की। सो स्टेटस ऑफ हिंदी है क्या,
आर्टिकल जो 343 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है ना, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स विल बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पस, जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम देवनागरी में उसको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें, जो प्रोपोनेंट्स थे हिंदी के वर इंसिस्टेंट दैट इंग्लिश वॉज द लैंग्वेज ऑफ इंसलेवमेंट, वो कहते हैं हिंदी ही आप सेलेक्ट करो क्योंकि इंग्लिश तो इंसलेवमेंट की जो लैंग्वेज है और वो उसको एलिमिनेट करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। नंबर 3 यहाँ पे बोला जा रहा था कि अल्टीमेटली फिर बाद में डिसाइड किया जाता है क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली स्पीक ऑफ एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दैट इंग्लिश वुड कंटिन्यू टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, यानी कि 1950 टू 1965 तक या फिर 65-67 तक ये जो चीज़ है यहाँ पे हमें चलती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी, ठीक है जी। तो द यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड द यूज़ ऑफ देवनागरी फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफाइड पर्पस। व्हाट इज़ द 8th शेड्यूल? 8th शेड्यूल में पहले 14 लैंग्वेजेस होती थी, फिर उसके बाद में 22 लैंग्वेजेस कर दी गई और इसमें एक ही आर्टिकल है जिसमें आर्टिकल 344(1) है, जिसमें बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट जी हैं उनको एक कमीशन बनानी है और कमीशन का चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे, जिनका पर्पस क्या होएगा कि रिकमेंडेशन आप करो जिससे हम प्रोग्रेसिव यूज़ कर सकें हिंदी का फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकें यूज़ ऑफ इंग्लिश। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। 343, 344 क्लोज 1। फिर उसके बाद में एक सेकंड रेफरेंस यहाँ पे निकल के आता है, आर्टिकल 351 सेज इट इज़ यूनियन गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी सो दैट इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि किस तरह से हिंदी को आपने बढ़ाना है ताकि वो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन सके फॉर दी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ द इंडिया। ये चीज़ तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखी हुई है। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 आता है जिसमें एंटीसिपेशन होती है ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द 15 ईयर्स पीरियड ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली अलाउड द यूज ऑफ द इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस, है ना। तो मैंने आपको पहले बताया कि 1950 से 15 ईयर तक का टाइम पीरियड रहता है 1965 तक का। तो तब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है कि भाई इंग्लिश को कंटिन्यू करो। फिर एक एक्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं कि आप इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं जो स्टेट ये चीज़ को करना चाहती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। लास्ट जो पॉइंट है इसका कि एक जो चीज़ यहाँ पे निकल के आती है कि प्रमोट करने की बात की जाती है वो है 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला में इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के साथ में एक रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सिखाना चाह रहे हो और उसके साथ में आप हिंदी को सिखा दीजिए, ये यहाँ पे बोला जा रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला में। लेकिन इसका एक चीज़ यहाँ पे बोली जाती है कि जिस जगह पे हिंदी ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कोई और लैंग्वेज को सिखाना बड़ा मुश्किल यहाँ पे दिखाई देता है या फिर वो नहीं इस चीज़ को करते। सो 3 लैंग्वेज फार्मूला और ये लैंग्वेज के बारे में आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में एक वैसी यहाँ पे हम हेडिंग पढ़ते हैं, वैसे तो इसको मैंने स्किप करना था। ये एक पार्ट है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया, ठीक है, निस्ट्रिया। ये जो पार्ट है ये पहले मतलब होता ना कि भाई मोल्डोवा के अंडर, वो मोल्डोवा जो है वो बोलते हैं मेरे अंडर है, लेकिन ये यूएसएसआर का पार्ट था और ये कभी चाइना ने बोला नहीं कि ये मैंने कभी रशिया ने कभी बोला नहीं ये मैंने छोड़ा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रशिया और यूक्रेन की वॉर में ये चीज़ें यहाँ से निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं हमें कि जो ये वाली भी जगह है यहाँ पे आप देखिएगा, ये दिस इज़ रोमानिया एंड दिस इज़ मोल्डोवा एंड दिस इज़ दी पार्ट ऑफ, ये हो गया हमारा यूक्रेन और यूक्रेन के साथ में ये पार्ट है ट्रांसनिस्ट्रिया पार्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है ये पार्ट बोलने को मोल्डोवा के अंडर आता है, कई कंट्रीज मानते हैं मोल्डोवा के अंडर, लेकिन यूएसएसआर बोलता है ये मेरा ही पार्ट है। एक बार मोल्डोवा ने इस पर अटैक भी कर दिया था, मैं आपको सारी मतलब समझ करके बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे जो रशिया के वहाँ पे ट्रूप्स थे तो मोल्डोवा को उन्होंने बाहर निकाल दिया था, ठीक है जी। लेकिन मोल्डोवा बोलता है ये मेरा पार्ट है, कई कंट्रीज़ भी मानती हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली रशिया है वो कहता है ये रेमिनेंट्स ऑफ यूएसएसआर है, ठीक है, सोवियत। तो इसके लिए वो कहता कि अब देखते हैं क्या बनता है, ठीक है। तो अभी जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट होगी तो हम आपको यहाँ पे बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं जिसमें लिखा हुआ है क्वासी फेडरल। So the topic is now again related to GS2 polity constitution. Maximum topics are today related to GS2 polity constitution. क्वासी फेडरल, देखिए क्वासी फेडरल, क्वासी का सबसे पहले मतलब क्या होता है, लिटिल फेडरल, है ना, लिटिल फेडरल। ये चीज़ आप किस में भी पढ़ते हो, पॉलिटी की बुक में या फिर पॉलिटी आप जहाँ से भी करते हो वहाँ पे पढ़ते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हमने पढ़ना, यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज़ है वो क्या है, जिस्ट।
जिस्ट बहुत अच्छे वे से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो इंडिया है, कहते कॉन्शियसली उन्होंने अडॉप्ट किया था वर्जन ऑफ फेडरलिज्म, और वो फेडरलिज्म क्या होना चाहिए, क्वासी फेडरल, लिटिल फेडरल, कि जो यूनियन गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट रहे, इंटरडिपेंडेंट रहे एक दूसरे के साथ में। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑटोनोमस अफेयर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इंटरडिपेंडेंस है जो वो बनी रहनी चाहिए, यहाँ पे ये बात हमें पता लगती है। ये इसके 4 मेन रीज़न थे। पहला रीज़न था पार्टीशन ऑफ इंडिया, दूसरा रीज़न था अ नेशन सिविक आइडेंटिटी, तीसरा रीज़न था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट, और फाइनल रीज़न था टू एलिवेट द इंटर रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसके बीच में कोई भी ज़्यादा चीज़ नहीं लिखी हुई, यहाँ पे देखिएगा जो हमने जिस्ट में पढ़ा है, पहला पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दें कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, कैबिनेट मिशन आया, तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ लिखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, डिटेल में लिख दिया गया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है वो है दिल्ली एयरपोर्ट सेकंड बिजिएस्ट इन दी वर्ल्ड। हमें पता चल रहा है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, वो सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन चुका है इन दी वर्ल्ड इन मार्च 2022, जिसको कि टॉपल किया है किस एयरपोर्ट को, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि पहले दूसरे नंबर पे होता था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पे कौन सा एयरपोर्ट है। यहाँ पे अटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि टॉप पोजीशन को रिटेन करेगा विद 44.2 लाख सीट्स। राइट, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे प्रॉपर वे से क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पीएम है हमारे वो यूरोप के टूर पे हैं, तो बर्लिन में उन्होंने यहाँ पे बोला कि नो विक्ट्री फॉर एनीवन इन दी रशिया यूक्रेन वॉर, विक्ट्री किसी के भी नहीं होएगी, है ना। तो यहाँ पे मतलब जो लड़ाइयाँ हैं उससे किसी की जीत नहीं होती, ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। यहाँ पे ही ऑल्सो इन्वाइटेड जर्मन पार्टिसिपेशन इन दी इंडियाज़ आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, मतलब कि जो जर्मन की पार्टिसिपेशन है वो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में उन्होंने करने को बोला। नंबर 2 जो लीडर्स हैं उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की, जैसे कि इंडो जर्मन पार्टनरशिप फॉर ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अंडर विच ग्रीन जर्मनी इंटेंड्स टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एंड असिस्टेंस टू इंडिया विद द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द एटलीस्ट यूरो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 बिलियन ऑफ द एडिशनल कमिटमेंट टिल 2030। ठीक है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि किस तरह से जो जब यहाँ पे मोदी जी जो गए हैं यूरोप के विजिट पे, तो जर्मन में जो बर्लिन में वहाँ पे जाके वो मिलते हैं, वहाँ पे जो मेन चांसलर अभी, तो उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ें किया, ओलाफ स्कोल्स जिनका नाम है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को याद रखना है प्रॉपर तरीके से कि भाई ये है क्या, है ना। तो इसको आपने प्रॉपर वे से याद रखना है कि इसमें होता क्या क्या है, क्योंकि कई बार हमें इसका लिखने के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई लिखना क्या है। तो यूरो 10 बिलियन देने की यहाँ पे बात की जा रही है एडिशन, ये लेकिन लॉन्ग टर्म गोल है। आगे देखते हैं अगली न्यूज़ यहाँ पे जो पढ़ने वाली है वो क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू पीएम विजिट नेपाल फॉर दी बुद्ध पूर्णिमा। देखिए आपको पता है अहेड ऑफ बुद्ध पूर्णिमा ऑन May 16 गवर्नमेंट इज प्लानिंग अ विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू लुम्बिनी इन नेपाल, जहाँ पे बुद्धा जी का बर्थ प्लेस है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये यहाँ पे कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है जी, इसके बारे में अगर हम एडिशनल बात करें तो अभी वो करंटली टूर पे यूरोप के, उसके बाद में जापान जाएंगे क्वाड समिट के लिए, फिर उसके बाद में नेपाल जाने की बात हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बुद्धा जी की बात करें, उनके 4 नोबल ट्रुथ, सफरिंग मतलब इज़ द एसेंस ऑफ वर्ल्ड, जो दुख है वो एसेंस है पूरे वर्ल्ड का, और ये सफरिंग के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है, अगर हम उस कॉज को ख़त्म करने की कोशिश करें तो सफरिंग ख़त्म हो सकती है। सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है, ये जो हमने तीसरा पॉइंट बोला। नंबर 4 है, अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो, विद द 8 फोल्ड पाथ जिसका नाम है अठंगा मार्गा। ठीक है, तो जो अठंगा मार्गा जो है 8 फोल्ड पाथ, इस चीज़ को आपने यहाँ पे याद रखना है कि किस तरह से ये बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें हमें पता चल रहा है कि भाई जो टाटा स्टील है वो स्टॉप करेगा रशियन कोल इंपोर्ट। उस चीज़ का रीज़न क्या है, ऐसा नहीं कि उस सेंक्शन से डर के करेगा या फिर कोई गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, अनसर्टिनिटी हो रही है सप्लाई में, दैट्स वाई। एंड जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कोल इंडिया सप्लाई टू पावर सेक्टर रोज 16% इन अप्रैल। आपको पता है कि जो कोल की वजह से बोला जा रहा था कि भाई पावर कम आ रही है, पावर कम हो रही है, ये इलेक्ट्रिसिटी में कमी आ रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए बोला जा रहा है कि भाई जो पावर सेक्टर में कोल इंडिया की सप्लाई है वो बढ़ चुकी है 16% इन अप्रैल। ठीक है, चलिए लास्ट जो न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपने अच्छे वे से देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट है जो वो बढ़ चुकी है, ठीक है जी, इन अप्रैल क्लाइम्स टू 7.83%।
जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट इन दी कंट्री क्लाइम टू 7.83%, पहले कितना था 7.6% इन दी मार्च। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन एरियाज में वॉज हायर एट 9.22% एज कम्पेयर विद दी 8.28% इन मार्च। तो इन रूरल एरियाज जो रेट है 7.18% इन अप्रैल कंपेयर टू 7.29% इन द प्रीवियस मंथ। अनएम्प्लॉयमेंट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है, और अकॉर्डिंग टू CMIE मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, ये ऐसा नहीं कोई प्राइवेट कोई बंदा यहाँ पे डेटा दे रहा है, तो यहाँ पे ये डेटा हमें पता चला है। अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में फिर बिहार, जम्मू एंड कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो आज के न्यूज़पेपर के लिए इतना ही। आप हमारी जो वीडियो है इसको प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले कंटेंट आपका बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा, बहुत जल्दी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में आ रहे हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।